आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है इन एंटीराइनम, जिसका दूसरा नाम स्नैपड्रैगन है, इसको हिंदी में गुलबास भी कहते हैं। कह रहा है रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वाज ऑब्टेन्ड। तो कह रहा है स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम में एक सफ़ेद फूल का लाल फूल के साथ क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सारे फ्लावर पिंक कलर के होते हैं। कह रहा है व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ्ड, जब पिंक फ्लावर जो प्राप्त हुए उनको फिर से स्वतः परागण या स्वपरागण कराया जाता है तो F2 जनरेशन में सफ़ेद, लाल और गुलाबी रंग के फूल प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चार विकल्प जो दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन गलत है हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में इस बात को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत हम लोग स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम को पढ़ते हैं। यहाँ पर लाल फूल है और सफ़ेद फूल है। पी जनरेशन मतलब पेरेंट जनक पीढ़ी, और इनमें गैमीट बने। इनके बाद इनका F1 जनरेशन में जब मिलन हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसका जीनोटाइप था, जिसमें जो फिनोटाइप है वो पिंक कलर है, दृश्य रूप पिंक है। जबकि फूल हमने लाल और सफ़ेद लिए थे लेकिन कलर पिंक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि होना चाहिए था लाल या सफ़ेद में से कोई एक जो डोमिनेंट हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लाल भी पूरा नहीं है, सफ़ेद भी पूरा नहीं है, यानी लाल से कुछ डाउन है, यानी कंप्लीट लाल नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको नाम दिया गया। अब इनका जब फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो इस तरह हम बनाएंगे जैसा बनाते हैं। तो एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर मिलके कैपिटल आर बनाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जिसमें दोनों कैपिटल है वो तो लाल हुआ, जिसमें दोनों स्मॉल है वो तो सफ़ेद हुआ, जिसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है वो दोनों पिंक हो गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लक्षण दिखे। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो फिनोटाइप है, दृश्य रूप है, उनमें एक लाल है तो रेड एक हो गए। दो फूल हमारे गुलाबी यानी पिंक है तो दो पिंक हो गए। एक फूल हमारा सफ़ेद है तो एक सफ़ेद हो गया, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। अब जीनोटाइप में देखें तो एक हमारा कैपिटल आर है तो कैपिटल आर 1 हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है तो कैपिटल आर स्मॉल आर 2 लिख दिया। स्मॉल आर 1 है तो स्मॉल आर 1 लिखा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो हमारे 1:1 के हो गए। ये स्थिति बनी है एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन में, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक उदाहरण है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गलत कौन है, तो इसको देखते हैं। देखिए, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ हमेशा सावधान रहना है। जब इनकरेक्ट पूछे तो हमें बहुत सावधानी से आंसर देना है। तो पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से गुलाबी रंग है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि अभी हमने देखा एनसीईआरटी में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम की स्टडी की गई है, अध्ययन किया गया। अब दूसरे में कह रहा है रेशियो ऑफ F2 जनरेशन में रेशियो, तो 1:2:1 का है, यानी 4 में से 1/4 लाल हो जाएगा, 2/4 पिंक हो जाएगा, 1/4 वाइट। ये भी हमारा एकदम करेक्ट है। नीचे कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो डोमिनेंस वाले प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करेगा। तो ये
डज नॉट फॉलो, इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया, हमसे गलत पूछ रहा है। तो सी वाले में देखते हैं, कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसमें इस केस में अप्लाई नहीं है। तो पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में एनसीईआरटी में देखेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया है, कह रहा है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। तो कहने का मतलब सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव, एक तरह से अलग अलग पृथक्करण का नियम इसको हिंदी में बोला जाता है। तो पृथक्करण का मतलब पृथक पृथक हो जाएंगे सारे लक्षण। तो F2 जनरेशन में कह रहा है जो एलील है उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, यानी मिस्टेक नहीं होती। तो F2 पीढ़ी में वो सारे लक्षण जो है अलग अलग दिखते हैं जो F1 में नहीं दिखे थे। तो देखिए कह रहा है कि बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन, ये F1 स्टेज। तो F1 स्टेज में जो नहीं दिख रहा था वो भी F2 स्टेज में दिखेगा। जैसे F1 जनरेशन में पूरे गुलाबी हो गए फूल, और F2 जनरेशन में गुलाबी, लाल और सफ़ेद तीनों प्रकार के फूल हुए। तो जो छुपा हुआ लक्षण था F1 में वो सारे जो है अलग अलग पृथक हो गए F2 जनरेशन में। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो यहाँ देख रहे हैं तो सारे लक्षण पृथक हो गए, इसका मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पालन हो रहा है। जबकि क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें नहीं किया जा सकता कह रहा है। जबकि पूरा पृथक हो रहे हैं सारे लक्षण, तो पृथक्करण का नियम अप्लाई हो रहा है। और डज नॉट कह रहा है मतलब नहीं अप्लाई हो रहा, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा सी वाला विकल्प। तो देखिए यहाँ कह रहा है जीन फॉर फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस which is an exception of Mendel's first principle that is law of dominance। तो चूंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसलिए पहला नियम जो मेंडल का है लॉ ऑफ डोमिनेंस उसका विरोधाभास हो जाएगा, यानी उसका अपवाद हो जाएगा। कह रहा है वेयर एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम सब जगह लागू हो रहा है। तो इस प्रकार से सी वाला हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कह रहा है व्हाट मैप यूनिट सेंटीमार्गन इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप बनाते समय हम लोग जो यूनिट है मैप यूनिट उसको कैसे लागू करेंगे सेंटीमार्गन में। तो पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें 5% ए से सी तक, फिर बी से डी तक 15, 9, 24, 20, 30 ऐसे लिखा हुआ था। तो उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमार्गन अगर कहें तो वो 1% क्रॉस ओवर के को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1 मैप यूनिट रिप्रेजेंट 1% क्रॉस ओवर। मैप यूनिट इज यूज टू मेजर जेनेटिक डिस्टेंस। मैप यूनिट जो है जेनेटिक डिस्टेंस को मेजर करती है। और एनसीईआरटी में हमने मैप यूनिट नहीं पढ़ा, इसलिए अब ये मानेंगे कि आगे आने वाले समय में जो नीट का पेपर बनेगा तो एनसीईआरटी से बनेगा। और चूंकि पूरी एनसीईआरटी में मैप यूनिट हमने नहीं पढ़ी तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो दिस जेनेटिक डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ओवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इस जेनेटिक डिस्टेंस बेस्ड है उस पर, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। और मैप यूनिट
इज यूज टू मेजर जेनेटिक डिस्टेंस। जेनेटिक डिस्टेंस को नापने के लिए मैप यूनिट का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसमें ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने एनसीईआरटी में अब मैप यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1343 देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट आया है। जहाँ भी इनकरेक्ट आए वहाँ पर हमें बहुत सावधानी से ध्यान देना है। तो कह रहा है इन मेल ग्रास हॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैज नो सेक्स क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है मेल में एक्स 0 होता है ग्रास हॉपर के केस में। अब एक्स 0 के 2 गैमीट बनाएंगे तो एक एक्स बनेगा एक 0, यानी 50% में एक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब ये विकल्प हमारा करेक्ट है। पीछे हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। तो कह रहा है अगर हम डोमेस्टिक फॉल की बात करें, मतलब जो पालतू पक्षी हैं जैसे मुर्गा मुर्गी हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी होते हैं उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण स्पर्म से किया जाता है रेदर देन एग। एग के बजाय स्पर्म से किया जाता है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि जो स्पर्म है उसमें जेड टाइप रहेगा और एग में जेड टाइप रहेगा, और फाउल का फिगर भी बनाया गया है एनसीईआरटी में। तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों एक ही तरह हैं। स्पर्म के केस में ये मेल में रहता है तो इससे स्पर्म बनेंगे और इससे एग बनेंगे। तो एग में क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के गैमीट बनेंगे, तो अगर जेड इसके साथ जाएगा तो मेल बनेगा, डब्लू जाएगा तो फीमेल बनेगा। तो एग डिसाइड करेगा, यानी फीमेल हमारा डिसाइड करेगी। जबकि ह्यूमन के केस में मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो इसमें 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, मेल में मेल या फीमेल। तो मेल में एक्स वाई बनेंगे। अब एक्स जाएगा तो लड़की होगी, वाई जाएगा तो लड़का होगा। यहाँ मनुष्य में पुरुष डिसाइड कर रहा है और पक्षी में, मुर्गियों में स्त्री यानी मुर्गी डिसाइड करेगी, ना कि मुर्गा। तो इसमें उल्टा दे रहा है कि स्पर्म डिसाइड करेगा एग की बजाय। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, और चूंकि गलत ही पूछ रहा है इसलिए सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। तो आदमी में एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स। तो ये वाई वाला एक्स की तुलना में छोटा होता है। तो ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। इस एक्स की तुलना में वाई छोटा होता है। तो ये भी सही है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। जैसे मनुष्य में होता है सेम वही चीज़ जो है फ्रूट फ्लाई में होता है, या ड्रोसोफिला जिसको कहते हैं उसमें होता है। तो उसमें भी मेल हेटेरोजाइगस होगा, यानी एक क्रोमोसोम दूसरे की तरह नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि गैमीट भी एक दूसरे की तरह नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पुरुष एक्स वाई है, महिला एक्स एक्स है। और ये फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं उसमें भी पुरुष यानी मेल वाली एक्स वाई है। ये मेल का तीर है, फीमेल का, और ये फीमेल एक्स एक्स है, जैसे आदमी में वैसे यहाँ। लेकिन देखिए यहाँ पर मुर्गा मुर्गी में उल्टा हो गया है। मुर्गा जेड जेड है, मुर्गी जेड डब्ल्यू है, उल्टा हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझ समझ के हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए इसी चीज़ को नीचे बताया गया है कि बर्ड में ऑटोसोमल प्लस जेड टाइप होता है स्पर्म मेल में, फीमेल में ऑटोसोम प्लस जेड टाइप और ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू टाइप। 50% ए प्लस जेड टाइप, 50% ए प्लस डब्ल्यू टाइप। जबकि स्पर्म में 100% ए प्लस जेड है, क्योंकि दोनों जेड अभी हमने देखे मुर्गा में।
अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY। इसको हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब होता है तो उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम में। तो वही देखिए कह रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम में XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, बी वाला करेक्ट। इसको एनसीईआरटी में देख लेते। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, कैरियोटाइप बता रहा है, और XXY हो जाते हैं, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वोमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। तो एक महिला है, उस महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक जो है एक्स लिंक्ड कोई डिजीज है उससे प्रभावित है। अब दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तब देखिए एक पुरुष है XY है, तो अगर इसका X आ गया इसके साथ तो X हो जाएगा, यानी डॉटर बन जाएगी। और अगर ये Y के साथ चला गया तो X-Y हो जाएगा। तो पुरुष यानी ये लड़का होगा, लड़की होगी। तो लड़की और लड़का दोनों में संभावना है कि ये क्रोमोसोम चला जाए। तो बोथ सन एंड डॉटर, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वोमेन इज ए कैरियर, क्योंकि वोमेन में एक एक्स लिंक्ड है XX में से, इसका मतलब वोमेन में वो लक्षण नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, अप्रभावी। तो जब एक केवल अकेले एक्स होगा तभी वो लक्षण दिखेंगे। तो महिला में डबल एक्स है तो दिखेंगे नहीं, यानी वो हमारी वाहक है, कैरियर है। तो बोथ सन एंड डॉटर इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम, जैसा भी हमने करके दिखाया। आल्दो ओनली सन बी द डिजीज। अब देखिए केवल उसके लड़के में बीमारी होगी, लड़की में नहीं होगी, क्योंकि एक एक्स जाएगा जब लड़की में वाला, तो दूसरा एक्स उसका पुरुष से आएगा, उसके बाप से, पापा से। तो एक एक्स में रहेगी बीमारी, दूसरे में नहीं रहेगी, तो वो दिखाई नहीं देगी, वो वाहक का काम, कैरियर का काम करेगी। लेकिन जो लड़का होगा उसमें एक्स और वाई होगा, तो वाई एक्स नहीं है, अलग चीज़ है, तो एक्स के लक्षण को दबा नहीं पाएगा, इसलिए उसमें लक्षण दिखेगा, यानी लड़का बीमारी से ग्रस्त होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में किस प्रकार से इनहेरिटेंस होता है, तो 5 विकल्प हमको दिए गए हैं, इनको देख के हमें सही गलत को बताना है। तो देखिए ब्लड ग्रुप के केस में थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ABO ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए विकल्प देखते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ अच्छे से समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप A है तो हम IA लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं IA या फिर IA तब भी ब्लड ग्रुप A माना जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया। अगर B ब्लड ग्रुप है तो IB लिखेंगे या फिर I लिखेंगे, तब भी B ब्लड ग्रुप है, तो हमने इधर IB लिख दिया और इधर I लिख दिया। अब इनका क्रॉस कराते हैं।
तो IA हो जाएगा, IB I हो जाएगा, इसके साथ IA हो जाएगा, इसके साथ I हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए और बी के साथ जब क्रॉस कराया गया तो ना ब्लड ग्रुप ए रहा ना बी रहा, दोनों साथ साथ आ गए ए और बी, इसलिए कोडोमिनेंस को दिखाता है। तो कोडोमिनेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई बी है आई के साथ और आई ए है आई के साथ, आई बी आई के साथ है, यानी आई बी ने अपना प्रभाव दिखाया और ब्लड ग्रुप बी हो गया। तो प्रभाव से ये आई छोटा वाला इसको दबा नहीं पाया कि बी है तो ब्लड ग्रुप बी के अलावा कोई दूसरा हो जाए, यानी यहाँ पर प्रभावी कौन है, बी। तो प्रभाविता का नियम भी लागू है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस भी हमारा सही हो गया। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर ABO, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ रहेगा क्योंकि ना ए है ना बी है, तो ABO ब्लड ग्रुप है। अब देखिए ABO 1 2 3 हो गए, एक से ज़्यादा एलील, इसलिए मल्टीपल एलील वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, मल्टीपल एलील वाला भी करेक्ट हो गया। तो ABC तीनों सही हो गए। देखिए पॉलीज इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, गलत है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कहाँ देखते थे, स्किन कलर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखते थे, इसको भी NCERT में देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए, डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइड्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, जो हमारा ये विकल्प था मल्टीपल एलील्स, जिसको सही किया था, तो वो भी यहाँ पर आ गया। अब देखें यहाँ पर आगे देखते हैं, ये देखें आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी बहुत सारी जीन जिस वंशागति को कंट्रोल करें। तो ये है हमारा स्किन कलर, स्किन कलर इसके अंतर्गत आता है। मल्टीपल एलील के अंतर्गत हमारा ABO ब्लड ग्रुप आता है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है। तो ABC तीनों सही होंगे, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। अब ये जो सोल्यूशन लिखा है इसके बारे में सारा तो हमने NCERT में आपको बता ही दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused due to the problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement. तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों में ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है। तो अब इसमें सही गलत हमको सही चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है बोथ आर ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। तो ये गलत है। गलत क्यों है, एक क्वांटिटेटिव है एक क्वालिटेटिव है, इस बात को ध्यान देना। क्वांटिटी मतलब मात्रा से संबंधित है और एक क्वालिटी मतलब हमारा गुणवत्ता से संबंधित है। तो इसको भी NCERT में देखते हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है 6 नंबर पे पॉलीपेप्टाइड चेन में 6वें स्थान पर, उसकी जगह में वायलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन। तो ये देखिए HBA पेप्टाइड है, यानी हीमोग्लोबिन जो अच्छा वाला है। इसके बाद यस हो गया, मतलब सिकल सेफ हो गया। तो यहाँ पर क्या ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ गया, यानी ये क्वांटिटेटिव समस्या है, क्वालिटेटिव क्वालिटी में अंतर आ गया है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ गया। और देखें यहाँ पर थैलेसीमिया में क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबिन चेन 2 प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा में क्या होता है यहाँ पर
कह रहा है कि द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, या तो परिवर्तन होता है या कुछ भाग कट के अलग हो जाता है, which ultimate result in reduce rate of synthesis of one of the globin chain। रिड्यूस मतलब कम हो जाती है, तो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस केवल कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बनने की दर। ग्लोबिन गड़बड़ नहीं बनता, बनने की केवल दर कम हो जाती है, यानी कम बनता है, यानी ये क्वांटिटेटिव है, कम मात्रा में बनता है क्योंकि धीरे बनेगा। अल्फा और बीटा चेन ग्लोबिन की, दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन बनाती है। तो इसमें केवल रेट कम हो जाता है बनने का, दर कम होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनता एकदम सही है। तो क्वालिटी में केवल कम बनता है थैलेसीमिया में, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो कुल मिला कर देखा जाए तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो जाएगा। नहीं, क्वांटिटी केवल कम बनेगी, क्वालिटी सही बनेगी हीमोग्लोबिन की, केवल रेट कमज़ोर होगी, बानी बनेगा अच्छा। और कह रहा है जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है कि कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया प्रोड्यूस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड व्हाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन प्रभावित होगी, बीटा में बीटा चेन प्रभावित होगी। कह रहा है कि अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तो अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 में HbA1 और HbA2 जीन द्वारा क्लोजली लिंक होती है, कंट्रोल होती है। और जो बीटा थैलेसीमिया है हमारी, यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, यहाँ पर 2 जीन है बीटा थैलेसीमिया में, नहीं अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन है HbA1 और HbA2, इनसे कंट्रोल होती है और क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये घटना होती है। जबकि बीटा थैलेसीमिया सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल होती है HBB और क्रोमोसोम नंबर 11 में होती है। तो यहाँ पर थैलेसीमिया के केस में रेट केवल कम होता है, जबकि सिकिल सेल एनीमिया के केस में क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ जाता है, पूरा सिस्टम ही बदल गया, तो वहाँ क्वालिटी में ही परिवर्तन आ जाएगा। तो थैलेसीमिया हमारी क्वांटिटेटिव है, मात्रा केवल प्रभावित है, और जबकि सिकिल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव है, गुणवत्ता में अंतर आ गया। तो यहाँ पर देखिए थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो ये भी हमारा यही करेक्ट है कि केवल रेट घट रहा है ना, अभी देखा तो ये सही हो गया। सिकिल सेलेमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, गलत, क्वालिटेटिव, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ गया तो क्वालिटी यानी गुणवत्ता बदल गई, मात्रा तो अलग बात हो गई। बोथ आर ड्यू टू ए क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, ये भी गलत, दोनों क्वालिटेटिव नहीं है। हमारा सिकिल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, उसमें रेट में कमी आ जाती है सिंथेसिस, बाकी बनता सही हीमोग्लोबिन है ग्लोबिन। तो अगर सही से देखा जाए तो सिकिल सेल एनीमिया में सिकिल सेफ इसलिए हो जाता, जाहिर सी बात है कि एनीमिया है मतलब खून की कमी है, तो मात्रा में भी कमी हुई, तो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, दोनों हो अगर लिखा होता तो सही होता, वैसे जनरली तो क्वालिटेटिव है, क्योंकि जो सिकिल सेफ हो जाता है वो ग्लोबिन की कमी के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IA स्मॉल आई एमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल।
तो माता पिता के ब्लड ग्रुप IA IB और IA है, तो कह रहा है बच्चों के क्या होंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये हमको बताना है। तो देखिए आप बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ IA IB लिख देते हैं, एक तरफ IA और स्मॉल आई, तो IA IA में IA रहेगा, IA IB में IAB रहेगा, इसमें IA स्मॉल आई, इसमें IB स्मॉल आई। अब यहाँ पर देखिए जिसमें एक भी A होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, इसमें AB हो जाएगा क्योंकि AB दोनों, इसमें A हो जाएगा और इसमें B हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, ये दोनों A 2 बार बनना है, 2 जगह B और B। तो अगर फिनोटाइप देखा जाए तो ये भी ब्लड ग्रुप है, ये भी A ब्लड ग्रुप है, तो फिनोटाइप 3 है, ये 1 और ये दोनों मिला के A वाले 2 और ये 3, तो फिनोटाइप हमारे 3 होंगे। लेकिन जीनोटाइप 4 है, क्योंकि AA अलग है, AB अलग है, IA अलग है, IB अलग है, चारों अलग अलग प्रकार के हैं कि कोई मेल जोल नहीं खा रहा, तो जीनोटाइप 4 हो जाएंगे। तो फिनोटाइप यानी दृश्य रूप देखने में हमें 3 ब्लड ग्रुप दिखेंगे, AB और B, क्योंकि ये दोनों A होंगे, तो दृश्य रूप में 3 दिखेंगे, AB और B, तो 3 फिनोटाइप होंगे। लेकिन अगर गहराई में जीन देखेंगे जीनोटाइप, तो ये अलग है, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 4 टाइप के दिखेंगे, तो B आंसर हमारा करेक्ट है। इसी का सलूशन दिया है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है, कह रहा है डिजीज कार्ड बाई एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। अब देखिए नॉन डिसजंक्शन डाउन सिंड्रोम में होता है और ऑटोसोमल 21 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लास्ट वाले XX और XY ही सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी सारे ऑटोसोम है, तो डाउन सिंड्रोम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखें जो नई NCERT आई है उसमें नॉन डिसजंक्शन वाला कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा नॉन डिसजंक्शन वाला। देखिए पूरे डाउन सिंड्रोम में कहीं भी नॉन डिसजंक्शन नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। डाउन सिंड्रोम में फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और पाम उसकी हथेली चौड़ी हो जाती है, पाम में क्रीज बन जाती हैं यानी खांचे बन जाते हैं, और यही सब लक्षण है। पार्शियली ओपन माउथ रहता है, फरो टंग होती है, खुरदुरी, और हेड छोटा होता है और राउंडेड होता है, और पीछे की ओर चपटा रहता है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। ब्रॉड फ्लैट फेस, चेहरा भी चैप्टर आएगा, बैक फ्लैट बैक ऑफ इट, पीछे जैसे चेहरा चपटा है फ्लैट है, वैसे पीछे का सर भी चैप्टर रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। तो मटर के पौधे में किसका कंसिडरेशन नहीं किया, किसको नहीं लिया। तो देखिए सीड ग्रीन और येलो लिया गया, पॉड फ्लैटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड लिया गया, फूली हुई फली और सिकुड़ी फली, बीज ग्रीन यानी हरे रंग का और पीले रंग का, और तना हमारा लंबा और बौना। ये ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ये नहीं लिया गया। इसको NCERT में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने। स्टेम हाइट टाल और ड्वार्फ, यानी फूल जो पेड़ है उसके तने की लंबाई लंबा या बौना,
फूल का रंग नीला या सफ़ेद, फूल की पोजीशन एक्जियल यानी आगे की ओर या टर्मिनल दो ब्रांच के बीच में, पॉड का शेप यानी फली का आकार चपटा हुआ या सिकुड़ा हुआ, मतलब फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, पॉड का कलर फली का रंग हरा या पीला, हरा यहाँ पर हमारा डोमिनेंट है, येलो हमारा रिसेसिव है। इसी का उल्टा सीड कलर में हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, येलो इधर आ गया डोमिनेंट, ग्रीन हमारा रिसेसिव हो गया। तो इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान देना। सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड यानी गोल और झुर्रीदार। तो इस प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा और देखे वही यहाँ पर बना करके पूरा दिखाया गया। तो अब अगला आ जाता है 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।